आज की वीडियो में हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की। कल हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज हम बात करेंगे अपनी जो एरिया वेक्टर आता है हमारा उसके बारे में, एरिया वेक्टर। तो देखो भाई, एरिया वैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन एरिया को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं और कहां पे यूज किया जाता है अगर हम एरिया को वेक्टर बनाए तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एरिया क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हमें इसको वेक्टर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक सरफेस मान लेते हैं, जैसे इसका लेंथ और ब्रेड्थ हमने मान ली, इसका क्या हुआ, कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर मैं इस पूरे एरिया को क्या बनाना चाहता हूं, वेक्टर बनाना चाहता हूं, यानी ए मान लिया मैंने इसका एरिया, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने क्या मान लिया, इसका एक स्मॉल पोर्शन है, जूम कर लिया, स्मॉल पोर्शन है, जूम कर लिया। अब इस पोर्शन के ऊपर मैं क्या डालता हूं भाई, एक नॉर्मल डाल देते हैं हम इसके ऊपर। जिस तरह से मान लिया अगर किसी एरिया के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एरिया की नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर कर दिया, स्मॉल पार्ट या स्मॉल एलिमेंट हमने मान लिया। अगर इस एलिमेंट के ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं किसका, एरिया का, ठीक है, वो उसको मैं किससे दिखा देता हूं भाई, एन से। एन हमारे पास क्या हो जाता है, अगर मैं देखो डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर हम डालते हैं, तो एन वेक्टर में इसका क्या कर देता हूं, डाल देता हूं। ठीक है, या फिर इसको मान लो अगर एरिया से दिखाते हो तो स्मॉल एरिया मान लो इसका डीएस है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, डीएस यूनिट वेक्टर से दिखा दिया जाएगा। किसी से भी हम दिखा सकते हैं, एन से दिखा दो या डीएस से दिखा सकते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एरिया वेक्टर होता है। और जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है हमारी, किसी भी एरिया के आउटवर्ड होती है। अब देखो जो एरिया वेक्टर होता है उसकी दो डायरेक्शन होती है, एक इनवर्ड और एक क्या होती है भाई, आउटवर्ड। और दोनों हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल दागे जाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, यानी क्या जाएंगे 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे जाएंगे भाई। अब देखो अगर हम इसको इनवर्ड और आउटवर्ड क्यों, आउटवर्ड हमने इसको क्यों लिया, इनवर्ड हमने क्यों नहीं लिया, तो इसके लिए देखो अगर हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर की बात कर देते हैं या फिर हम क्या करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, यानी सीधी बात ये हमारे पास अगर एरिया को वेक्टर बनाते हैं तो उसका स्मॉल एलिमेंट क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब इस एरिया वेक्टर को हम किससे दिखाएंगे, इसको डीएस से दिखा सकते हैं हम और एन से भी हम दिखा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अगर डेल्टा एस हम देखते हैं, वैसे हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेक्टर बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं भाई, वेक्टर बनाने के लिए हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं, किसके साथ, जो हमने इसका यूनिट वेक्टर डाला है वो। तो डेल्टा एस को हमने क्या कर दिया, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या जाता है, इसका एरिया वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर आपने ध्यान रखना है। इनवर्ड और आउटवर्ड हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं, और वो क्यों लेते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो देखो ये हमारे पास क्या था, एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर हम क्या करेंगे कि when we draw a normal in outward direction from an area element then the area behave या फिर act as area वेक्टर। तो क्या करेगा, एरिया वेक्टर यानी वेक्टर क्वांटिटी की तरह हमारे क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। तो नेक्स्ट आते हुए हम अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होती क्या है वो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई ई से दिखा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होती है भाई, हम कोई भी क्या मान लेते हैं, एरिया मान लेते हैं, उसका अगर हम एक एरिया एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं कहीं पर भी, जैसे हम एरिया वेक्टर बनाते टाइम किया था,
तो उसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास होती हैं, वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाती है भाई, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो वो क्या करती है, किसी भी एरिया में से पास आउट हो जाती है भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या होंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ electric field lines, number of electric field lines crossing, number of electric field lines crossing per unit area, crossing the unit area, यूनिट एरिया बोल देते या फिर कोई भी एरिया बोल दो जिसमें से क्या होगी, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्रॉस करेगी उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है भाई, ई डॉट डी एस, इसके इक्वल हम बता देते तो दोनों हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी फॉर्म में इसको लेंगे तो ये हमारे पास क्या जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाती है। अगर हम इसको आगे हटाते हैं डॉट प्रोडक्ट को तो ई डी एस ये आ जाएगा हमारे पास, और साथ में क्या होगा, कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये फार्मूला आते हैं, ये दो फार्मूले आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ई डी एस कोस थीटा और ई डॉट डी एस। अब यहां से देखो भाई फार्मूले के अंदर हमारे पास कोस थीटा है, अगर हम आपको एक सरफेस से एज्यूम कर लेते हैं, इस टाइप से हमने क्या कर दिया, सरफेस एज्यूम कर लिया हमने ये। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी भी, परपेंडिकुलर होगी तो कैसे रहेगी, इस तरह से, यानी हमारा जो सरफेस अगर वो वाई डायरेक्शन के लोग वर्टिकल है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इसके हॉरिजॉन्टल में जाएगी, तो ये हमने क्या मान ली, इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब जो हमने एरिया वेक्टर बनाया था उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमने दिखाया था यहाँ पर एरिया वेक्टर के अंदर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके जो एरिया वेक्टर था हमारा वो क्या था, इसे आउटवर्ड हमने लिया था। तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस सरफेस के ऊपर मैं क्या दिखाता हूँ कि वही हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाता हूँ इस एरिया के ऊपर, तो क्या आएगा, ई डॉट डी एस कोस थीटा। अगर मैं यहाँ पर इसका स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए एरिया कंसीडर कर लिया, और अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल मेरे पास क्या आएगा, एरिया का वेक्टर बनाने के लिए आउटवर्ड जाएगा और इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएगा। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके लॉन्ग में हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। और जब यहाँ पर 90 पुट करें तो कोस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी, 0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमारी क्रॉस कर रही है एरिया को, तो वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी। तो ये रीजन होता है कि जब हम एरिया को वेक्टर बनाते हैं तो उसकी डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं किसी भी हमारा जो एरिया कंसीडर करते हैं उससे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी हमारी क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी फॉर्म में हमने इसको दिखाया है। अब हमारे पास क्या था भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इसकी आ जाएगी यूनिट, यूनिट भाई। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, तो यहां से देखो फाई ई हमारे पास क्या थी, ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ बाई क्यू और इनटू में डी एस यानी एरिया। तो फोर्स की होती है न्यूटन, ठीक है, और चार्ज की होती है कूलम, और एरिया हमारे पास क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर के अंदर। तो यहां से जो इसकी यूनिट निकल के आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो यहां से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 2 फोर्स आ गया, मीटर का स्क्वायर का क्या होगा भाई, एल स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस हमारे पास, और नीचे हमारे पास यानी एरिया, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, और कूलम का हमारे पास क्या होता है, क्या होगा 80 होता है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, m की पावर 1 l की पावर 1 और 2, यहाँ पर l की पावर 3, t की पावर एक ये और ऊपर चली जाएगी -3 और a की पावर -1। तो ये क्या जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी, उसकी यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो अगर हमें क्या कहते हैं, टोटल सरफेस की निकालनी होती है, यहाँ पर हमने क्या दिखाई थी, एक स्मॉल सरफेस के लिए जूम की थी, तो फ्लक्स को हम इस टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं भाई अपनी,
कि फाई ई इज इक्वल टू में सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। यानी देखो अगर पूरे सरफेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया था, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इस एरिया की निकलेगी। अगर इसी तरह के हम बहुत सारे एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ और एक एलिमेंट की मैं क्या करता हूँ भाई वैल्यू निकालता हूँ, तो टोटल सरफेस के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ उसका सरफेस इंटीग्रल कर देता हूँ, और किसके साथ, ई डॉट डीएस के साथ। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं भाई अपनी गॉस थ्योरम, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल के हिसाब से भी, डेरिवेशन के हिसाब से भी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझनी है किस तरह से आपकी गॉस थ्योरम। देखो भाई नेक्स्ट आ जाए हमारे पास गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम भी बोल देते हैं इसको हम, गॉस लॉ भी बोल देते हैं, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। कोई भी बात आ जाए अगर गॉस का जिक्र आता है, चाहे वो लॉ हो चाहे वो क्या हो, थ्योरम हो, तो हमारे पास एक ही काम आपने करना है। तो देखो भाई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है फाई ई, वो हमारे पास क्या हो जाती है भाई, एक तो हो जाता है उसका सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डीएस, या तो ये हो गया, फिर क्या हो जाता है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। अब देखो यहां से हमारे पास इसके दो फॉर्मूले बन जाते हैं भाई गॉस थ्योरम के। सबसे पहले पास फाई ई यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है भाई, ई डॉट डीएस, यानी कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, क्या हो बाई एप्सिलॉन, यानी जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड होगा किसी भी सरफेस के अंदर उसका 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स हो जाती है। तो इसके अंदर देखो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स over a closed surface, over a closed surface is 1 by epsilon naught times of the total charge, of the total charge enclosed in it। या तुम ये डेफिनेशन दे सकते हैं भाई किसकी, इस फॉर्मूले से कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, यानी टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगी 1 by epsilon टाइम्स हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकती है भाई, इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास सरफेस इंटीग्रल हो जाएगी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इस सरफेस के अंदर क्या हुई प्रोड्यूस हुई है। तो और में हम क्या लिखेंगे, the electric flux over a closed surface, over a closed surface is the surface, is the surface integral, is the surface integral of total electric field, total electric field over this। ठीक है, कि इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका हम क्या कर देते हैं भाई, इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाती है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन हम दे सकते हैं गॉस थ्योरम की, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अब हम देखते हुए अपना गॉस थ्योरम का जो प्रूफ आता है, यानी जो इसने फॉर्मूले दिए हैं ये कैसे आते हैं, किस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। यानी अगर गॉस थ्योरम आती है आपकी पेपर में तो विद प्रूफ आपको करके आनी होती है, और प्रूफ आप इसका अच्छे से देखें कि किस तरह से हमारे पास इसका प्रूफ आता है। तो देखो भाई प्रूफ करने के लिए हम क्या मानेंगे, सबसे पहले एक हम सरफेस मान लेते हैं, ये हमने क्या माना, इसका ओ पॉइंट मान लिया। ओ पॉइंट के ऊपर हमने क्या कर दिया,
क्या वो चार्ज दे दिया भाई, ठीक है। अंदर से हमारे पास ये क्या है, होलो है, तो इसके अंदर तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं, कहां पर आएगा, सारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो इसके सरफेस के ऊपर हम क्या मान लेते, कोई पी पॉइंट मान लेते भाई, ये हमने मान लिया पी पॉइंट। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखानी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दिखाने के लिए हम क्या करें भाई, अब जो क्या ओ से लेकर इसकी जो रेडियस है वो हमने किसके इक्वल मान ली भाई, आर के इक्वल मान ली वो रेडियस में। अब देखो ये जो क्या चार्ज हमने दिया इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जाएगी आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड, ये हमने दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखा दी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक जो हमने डिस्टेंस मानी है उसका एक यूनिट वेक्टर दिखाएंगे भाई, आर यूनिट वेक्टर, जो क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमें दिखा देगा। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं वो इसके सरफेस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक स्मॉल सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, जिसका जो सरफेस एरिया वो हमने क्या मान लिया, डी एस के हमने इक्वल उसका क्या मान लिया भाई, सरफेस एरिया मान लिया। और इस एरिया हमारे पास क्या, स्केलर क्वांटिटी, इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और जो इस सरफेस के क्या होता है बिल्कुल आउटवर्ड जाएगा, और इसके क्या होगा, नॉर्मल। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या है, आउटवर्ड और नॉर्मल। तो इस डीएस को हमें एरिया बनाने के लिए इसके ऊपर यूनिट वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, जो एन यूनिट वेक्टर हमने ड्रॉ किया है वो इस सरफेस से क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा, और क्या होगा, इसकी नॉर्मल होगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहां से क्या देखते हैं भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम हमारे पास क्या आता है कि जो E डॉट डी एस आता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, E डॉट डी एस को मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है हमारे पास, क्या वो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर, यानी इस पी पॉइंट की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिखा दी भाई, क्या वो डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, आर यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, इनटू में देखो डीएस है जो हमारे पास यहाँ पर जो हमने एरिया कंसीडर किया था, अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाते तो मैंने आपको बताया था इसके जो स्मॉल एरिया उसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर डीएस की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन यूनिट वेक्टर इनटू में डीएस, हमने ये वैल्यू लिख दी भाई यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भाई, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ई डॉट डी एस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आ जाएगा क्या वो डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर, और इसको मैं डी एस और दोनों वेक्टरों में ऐसे लिख सकता हूं भाई, आर यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं मैं। अब इसके अंदर देखो अगर आर और एन डॉट वेक्टर को मैं हटाता हूं तो इनके बीच में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा भाई, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में क्या होगा, ds हो गया भाई, और यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि r यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो r और n के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, r बीसी साइड में जा रहा है, n बीसी साइड में जा रहा है, तो एंगल दोनों बीच में क्या बन गया, 0 डिग्री। हम यहां पर लिख सकते हैं बट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहां पर जब cos 0 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 1, तो r डॉट n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, तो E डॉट ds हमारे पास किसके इक्वल बच जाएगा भाई, ये बचेगा हमारे पास क्या हो डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू में ds, हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। अब देखो ये जो हमने E डॉट ds निकाली है किसके लिए निकाली है, स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया था इसके ऊपर ds। अगर इसी तरह के मैं बहुत सारे एरिया क्या करता हूं, कंसीडर कर लेता हूं इस सरफेस के ऊपर इस तरह से हर एक डायरेक्शन के अंदर, तो अगर मैं इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो कैसे निकालूंगा भाई, इसका सरफेस इंटीग्रल करूंगा मैं, तो हम हमेशा ये ऐसे कर सकते हैं भाई कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इस तरफ भी हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, क्या वो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू में डी एस, हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, और पूरे सरफेस के ऊपर हम क्या लगा देंगे भाई, लिमिट लगा देंगे इसकी, ठीक है। अब इसको रब कर सकता हूं मैं क्योंकि आपको समझ में आएगा वही साइड वाला।
अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम एज इट इज रखेंगे भाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस, ये एज इट इज। अब इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे भाई, इसके जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, क्या डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, डीएस बच गया भाई पूरे सरफेस इंटीग्रल के साथ। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, E डॉट डीएस सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस इज इक्वल टू क्या डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। अब देखो जो ds की वैल्यू आएगी, ds हमारे पास ये था, इसकी रेडियस कितनी थी, r थी, ठीक है, r रेडियस इसकी। तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस इंटीग्रल करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जो हमारे पास ये सर्कुलर पाथ हमने माना है स्फेरिकल, इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई ds की वैल्यू, क्योंकि हम यहां से अगर ds निकालेंगे तो जो टोटल इंटीग्रल निकाले वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, r है, और 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहां से देखो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास जो E डॉट ds आई है सरफेस इंटीग्रल के साथ, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई भाई, स्मॉल क्या डिवाइड बाई एप्सिलॉन। एक तो हमारे पास ये बच गया। लेकिन देखो भाई अगर मैं क्या कहता हूं, इसी तरह के बहुत सारे सरफेस मैं जूम कर लेता हूं और सभी सरफेस के ऊपर क्या होता है, प्लस क्या चार्ज की वजह से, यानी कि फर्स्ट सरफेस के ऊपर मैंने मान लिया क्या 1 चार्ज, सेकंड के ऊपर मान लिया क्या 2 चार्ज, फिर क्या 3 चार्ज, तो इस तरह से बहुत सारे चार्जेस हमारे हो सकते हैं n नंबर्स तक। तो जो टोटल चार्ज आएगा वो किसको जोड़कर आ जाएगा, क्या 1 प्लस क्या 2 प्लस क्या 3 चलता जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से जो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, इनको जोड़ने के बाद तो जो टोटल चार्ज हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, क्या 1 प्लस क्या 2 प्लस क्या 3 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या होगी कि जो E डॉट ds है सरफेस इंटीग्रल, वो हमारे पास किसके इक्वल है, देखो क्या 1 प्लस क्या 2, इसी तरह बहुत सारे चार्जेस जो है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बच जाएगा हमारे पास क्या 1 प्लस क्या 2 प्लस क्या 3, यानी बहुत सारे अगर हम चार्जेस जो करते हैं तब। तो ये हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल आएगा E डॉट ds किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इसको मैं कैपिटल क्या भी इक्वल माना है, ठीक है, तो कैपिटल क्या डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, गोस थ्योरम का प्रूफ आता है यहां से, ठीक है, कि जो फाई E की वैल्यू हमने निकाली थी और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जो गोस थ्योरम हमने दी कि जो फार्मूला दिया था उसको हमने क्या करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E डॉट ds के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल और क्या बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, इसका गोस थ्योरम हमारे पास आई थी। अगर हम सिंपल वेरिफिकेशन देखते हैं भाई, अब इसकी एक लिमिटेशन और कर लेते हैं कि गोस थ्योरम की लिमिटेशन हमारे पास क्या होती है, कि हम कहां कहां पर इसको यूज कर सकते हैं, क्यों चीजें हमने इसके लिए इतनी कंडीशन क्यों रखी भाई कि हमें स्फेरिकल सरफेस लेना है और जो आउटवर्ड होगा वो अपने जो नॉर्मल होगा अपने आउटवर्ड ही लेना है। तो लिमिटेशंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या किस किस तरह से काम करेगी। तो देखो भाई फर्स्ट हमारे पास क्या होती है भाई, कोई भी अगर हम सरफेस एज्यूम करते हैं तो अगर उसके बाहर कोई चार्ज है, जैसे मान लिया हमने ये सरफेस एज्यूम किया था, अगर हमारे इसके बाहर यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट है इसके आउटसाइड, तो वो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। सिर्फ कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, जो इसके अंदर हमने प्रेजेंट किया है वो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, द चार्ज प्रेजेंट, the charge present outside the surface does not contribute in the value of इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या था भाई, कि इसके अंदर जो भी हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे वो हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल होगा भाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं, जैसे ये माना था हमने
गॉसियन सरफेस क्या होता है, अगर हमारे इस पॉइंट के ऊपर हमें दिखाना है तो इसी पॉइंट के इक्वल हम चारों तरफ क्या कर लेते हैं, रेडियस एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि इसको हमने रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर अप्लाई ये नहीं होगी, ये हमारे पास क्या होगी, इट अप्लाई ओनली ऑन द spherical surface called Gaussian surface। स्फेरिकल सरफेस के ऊपर अप्लाई होगी और जिसको हम क्या बोल देते हैं भाई, अपना गॉसियन सरफेस हम बोल देते हैं। अब इसके अंदर देखो हम इसको रेक्टेंगुलर में क्यों नहीं लेते, स्फेरिकल सरफेस में क्यों लेते हैं, तो स्फेरिकल सरफेस में लेने का हमारे पास ये रीजन है, मैं इसका रीजन बता देता हूँ आपके पास कि हम इसको स्फेरिकल सरफेस में क्यों लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई, इसके अंदर सरफेस इंटीग्रल आता है ई डॉट डी एस का, अगर हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ई डी एस, और किसके बीच में, जो हमारा आर यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर होता है उसके बीच में क्या आता है, कोस थीटा का एंगल आता है। अब देखो यहां पर जो भी हम क्या करते थे भाई, सरफेस एज्यूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते थे वो भी हमारी आउटवर्ड होती थी, इसका जो नॉर्मल होता था वो भी आउटवर्ड, और सरफेस एरिया जो डीएस मानते थे उसका नॉर्मली भी एन, वो भी हमारे पास क्या होता था, आउटवर्ड होता है। तो आर और एन के बीच में जो एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरी बात हमारे पास क्या होगा कि जो हम अभी हमने जो प्रूफ किया था इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम का, तो उसके अंदर हमारे पास जो डीएस आया था उसका सरफेस इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई रेक्टेंगुलर सरफेस हम लेते हैं तो उसका सरफेस जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर से अलग आएगा, फिर हमें उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नीचे हमने 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल किया था वो चीज कैंसिल करने में प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से हमने क्या ले लिया, इसका स्फेरिकल सरफेस लिया हमने। तो दो रीजन आपको पता लगे भाई हमें स्फेरिकल सरफेस क्यों लेना है। थर्ड हमारे पास क्या होता है भाई, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगी नेक्स्ट, जो इसका थर्ड रीजन करेंगे वो क्या होगा, तो थर्ड पार्ट क्या है भाई हमारे पास कि जो E की वैल्यू है ना, E इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। कि देखो अगर हम क्या लेते हैं, यहां पर हम क्यू चार्ज रखते हैं, तो क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर एक डार्क के अंदर स्फेरिकली क्या होती है, सिमेट्री होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर इसकी जगह हम रेक्टेंगुलर सरफेस लेते हैं तो यहां पर हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगी, अलग अलग वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये हमारे पास क्या थे, तीन रीजन थे कि जो हम स्फेरिकल सरफेस क्यों एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, देखो इसकी थर्ड लिमिटेशंस की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो क्या थी इसकी थर्ड लिमिटेशन, कि जो गॉसियन सरफेस होता है ना भाई वो हमारा क्या होगा, डिस्क्रीट चार्जेस के अंदर से पास नहीं होता, ठीक है। यानी हम मान लेते थर्ड लिमिटेशन, द चूजन गॉसियन सरफेस, the chosen Gaussian surface do not pass through discrete charges। यानी इसके अंदर जो हम जो भी गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं वो अलग अलग चार्जेस में से पास आउट नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही चार्ज दिया जाएगा जो सेंटर के ऊपर आएगा हमारा, ठीक है। और उसी के हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें अलग अलग चार्जेस लेने की जरूरत नहीं होती भाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कि जो गॉसियन सरफेस होती है, गॉसियन सरफेस होगा वो हमारे पास क्या होगा भाई, वो सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए होगा भाई, ठीक है। यानी कि गॉस थ्योरम किसके लिए यूज किया जाता है भाई, सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए, इज मोस्ट कॉमनली फॉर हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक चार्ज
कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हो जाएगा भाई, मोस्ट कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिया, जैसे पॉजिटिव चार्ज हमने सेंटर के ऊपर लिया तो वही चार्ज हमारा क्या जाएगा, सरफेस के ऊपर जाएगा, तो उसके लिए क्या हुआ ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है इसका, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आती है, फाई ई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आती है, ठीक है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी तो इससे हम क्या करेंगे भाई, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी एक तो हम उसको क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं हम 1 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्या की वैल्यू हम क्या किसके इक्वल लेते हैं भाई, 1 कूलम, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई एच एन नॉट की वैल्यू हमारे पास आती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई इसकी, 1.13 इंटू 10 की पावर 11 कूलम। तो ये चार्ज हम निकाल सकते हैं आसानी से, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि कितना चार्ज हमारा एक सरफेस के ऊपर होगा अगर हम उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना देते हैं, 1 कूलम का चार्ज देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ गोस्ट थ्योरम हमने देखी है, उसका प्रूफ किया है, उसकी लिमिटेशंस देखी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गोस्ट थ्योरम का क्या करें भाई, वेरीफाई करेंगे गोस्ट थ्योरम को, अलग अलग जो एप्लीकेशन इसकी उसको देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो जैसा भी आपको लगे वीडियो के बारे में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।